तो नमस्कार दोस्तों, एक्सेस टू मैनेजमेंट चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में सीएसआर भी बोलते हैं, एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर। सीएसआर इज a business model in which companies integrate social and environmental concerns into their operations and stakeholder interactions। यानी कि एक बिजनेस को ना सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए ही वो काम नहीं करता है, बल्कि उसको सोशल एंड एनवायरमेंटल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, राइट। इट इज ए कमिटमेंट टू कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय डिलीवरिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। तो सोसाइटी को ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना, जिसमें इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स शामिल होते हैं। तो अब सवाल उठता है कि सीएसआर क्यों जरूरी है। चलिए पॉइंट्स पे समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कंपनीज को सिर्फ लॉस फॉलो करने से ज्यादा ना एथिकली एक्ट करने के लिए एनकरेज करता है, ठीक है ना। फिर आता है ब्रांड इमेज, ये रेपुटेशन इंप्रूव करता है और कस्टमर्स का ट्रस्ट बिल्ड करता है, ठीक है ना। फिर आता है एम्प्लॉय एंगेजमेंट, तो एम्प्लॉयज का मोरल बढ़ता है और टॉप टैलेंट अट्रैक्ट होता है इसमें, राइट। फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट, तो सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड रिस्क आइडेंटिफाई करने में ना ये मदद करता है। फिर आता है लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि बिजनेस ग्रोथ को सोसाइटी के प्रोग्रेस के साथ अलाइन करता है सीएसआर। ओके, तो अभी कुछ टाइप्स ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज है। सबसे पहला आता है एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो पोल्यूशन रिड्यूस करना, वेस्ट मैनेज करना एंड रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना, यही रेस्पॉन्सिबिलिटी है सीएसआर एक्टिविटीज। फिर आता है फिलान्थ्रोपिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, चैरिटी करना, किसी स्पॉन्सरिंग, किसी इवेंट को स्पॉन्सर करना होता है, या सपोर्टिंग कम्युनिटी प्रोग्राम्स, राइट। फिर आता है एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो फेयर ट्रेड प्रैक्टिस और ह्यूमन राइट्स को ना रेस्पेक्ट करना होता है, ठीक है ना। फिर आता है इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ लोकल बिजनेस को सपोर्ट किया जाता है और सस्टेनेबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। तो कुछ की एरियाज ऑफ सीएसआर है जहां कंपनीज सीएसआर एक्टिविटीज करती है। सबसे पहला आता है एजुकेशन, जहां पे ना कंपनीज क्या करती है, किसी स्कूल को सपोर्ट करती है या स्कूल बनवाती है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, किसी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किया करते हैं लोग, राइट। फिर आता है हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में भी सीएसआर होता है। तो हेल्थ केयर में भी ना कंपनीज इन्वेस्ट करती है, तो कंडक्टिंग हेल्थ कैंप्स, बिल्डिंग हॉस्पिटल्स, प्रोवाइडिंग मेडिकल एड एक्सेट्रा। सो एनवायरमेंट में क्या करते हैं, प्लांटिंग ट्रीज, रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट एंड प्रोमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ठीक है ना। फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है, वाटर इनिशिएटिव, क्लीन वाटर इनिशिएटिव एंड लिवलीहुड प्रोग्राम्स को एनकरेज करता है। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सीएसआर दिया गया है। तो ये एप्लीकेबल किस कंपनी में होता है, कंपनीज विद नेट वर्थ ऑफ 500 करोड़। नेट वर्थ मतलब एक कंपनी का टोटल एसेट्स से आप जब टोटल लाइबिलिटी लेस कर दोगे ना, जो अमाउंट बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्थ बोलते हैं। तो नेटवर्थ कितना होना पड़ेगा उसका, 500 करोड़ और मोर, राइट। या टर्नओवर ऑफ INR 1000 करोड़, मतलब पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे कितना सेल्स होता है, तो इसमें टर्नओवर कितना होना पड़ेगा, 1000 करोड़ और मोर होना पड़ेगा, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर। नेट वर्थ 500 करोड़ और मोर, या उसका टर्नओवर होना पड़ेगा 1000 करोड़, और या नेट प्रॉफिट होना पड़ेगा 5 करोड़ और मोर। तो अगर ऐसा होता है तो कंपनी को ना मैंडेटरी 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years
उनको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा CSR एक्टिविटीज में, ठीक है ना। फिर बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन। ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। CSR एक्टिविटी शुड बी अंडरटेकन एज पर शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड मस्ट नॉट बी द पार्ट ऑफ यूजुअल बिजनेस एक्टिविटीज। फिर रिपोर्टिंग के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कंपनीज मस्ट इंक्लूड ए CSR रिपोर्ट इन देयर एनुअल रिपोर्ट। मतलब कंपनीज का जो भी एनुअल रिपोर्ट बनते हैं ना, उसमें CSR रिपोर्ट एक इंक्लूड किया जाता है, डिटेलिंग इनिशिएटिव्स एंड एक्सपेंडिचर, वो कहाँ का उन्होंने इन्वेस्ट किया है CSR एक्टिविटीज में। फिर आता है गवर्नेंस। CSR पॉलिसी को ना मॉनिटर एंड अप्रूव किया जाता है CSR कमेटी के द्वारा, जो कि उस पर्टिकुलर कंपनी में ही एक कमेटी फॉर्म किया जाता है CSR, जो ओनली क्या देखते हैं, वो CSR पॉलिसीज वगैरह प्रॉपरली अप्लाई हो रहा है और या अप्लाई हो रहा है कि नहीं, वो मॉनिटर करती है ये CSR कमेटी। फिर आता है एक्सक्लूशन। CSR एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती है। यहाँ पे देखिए, कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। किसी पॉलिटिकल पार्टीज को अगर फंड दिया गया है तो वो CSR एक्टिविटीज में काउंट नहीं किया जाता है। एंड एक्टिविटीज फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज आर एक्सक्लूडेड। मतलब किसी भी एक्टिविटीज जो बेनिफिट कर रहा है कंपनी के एम्प्लॉइज को ना, वो भी CSR एक्टिविटी में काउंट नहीं होता है, राइट। फिर आते हैं बेनिफिट्स ऑफ CSR। क्या क्या बेनिफिट्स है। ये स्टेक होल्डर के बीच में ट्रस्ट बिल्ड करती है, ठीक है ना। तो एनहेंसेस कॉर्पोरेट रेपुटेशन, इंक्रीजेस कस्टमर लॉयल्टी, एनकरेजेस एंड इनोवेशन एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो ये समझाने का तो जरूरत नहीं, आपको पर की समझ में आ रहा होगा। फिर आता है चैलेंजेस। कुछ चैलेंजेस भी है CSR इम्प्लीमेंटेशन में। पहला आता है इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, राइट। फिर आता है डिफिकल्टी इन मेजरिंग इम्पैक्ट। जो CSR एक्टिविटी हमने अप्लाई किया, इम्प्लीमेंट किया, उसका जो इम्पैक्ट रहेगा उसको मेजर करने में डिफिकल्टी हो सकता है। फिर आता है बैलेंसिंग स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन। स्टेक होल्डर में सभी आ जाते हैं, एम्प्लॉइज भी आ जा रहे हैं, कस्टमर्स भी आ जा रहे हैं, फिर शेयर होल्डर्स भी आ जा रहे हैं, फिर सप्लायर्स भी आ जाते हैं, राइट। तो सभी स्टेक होल्डर्स के एक्सपेक्टेशन में खरा उतरना ये काइंड ऑफ पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये एक तरह का चैलेंजेस है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस refers to the system of rules, practices, policies by which a company is directed and controlled। यानी कि एक ऐसा सिस्टम है, मतलब एक ऐसा सिस्टम ऑफ रूल्स एंड प्रैक्टिसेस है जहां पे ना एफिशिएंटली कंपनी को डायरेक्ट एंड कंट्रोल किया जाता है। इट एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी इन ए कंपनीज रिलेशनशिप विद इट्स स्टेक होल्डर्स। मतलब स्टेक होल्डर्स को ना कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट और फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी दिया जाता है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, अभी यही सब ऑब्जेक्टिव्स है, तो इनको हम लोग अभी बारीकी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब होता है मैनेजमेंट को स्टेक होल्डर्स और बोर्ड के प्रति ना अकाउंटेबल बनाना, ठीक है ना। फिर आता है ट्रांसपेरेंसी। स्टेक होल्डर्स को ना टाइमली और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है। फिर आता है फेयरनेस। स्टेक होल्डर्स को तो सॉरी शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स को राइट्स को इक्वली प्रोटेक्ट करना आता है, या इक्वली सबको फेयर, इक्वली एंड फेयर ट्रीट किया जाना होता है। फिर आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, जहां पे एथिकल बिहेवियर एंड लॉ कॉम्प्लायंस एंश्योर किया जाता है, राइट। अभी बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। तो सबसे पहला आता है एथिकल एंड इंटीग्रिटी एंड एथिक्स। यहाँ पे हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाता है। फिर आता है ट्रांसपेरेंसी, मटेरियल इंफॉर्मेशन को ओपनली डिस्क्लोज करना होता है, ठीक है ना। फिर आता है अकाउंटेबिलिटी, बोर्ड और मैनेजमेंट के रोल्स को क्लियरली डिफाइन करना होता है, ठीक है ना। फिर आता है फेयरनेस, मतलब ट्रीटिंग ऑल स्टेक होल्डर्स इक्विटेबल या इक्वली। फिर आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंश्योरिंग द डिसीजंस कंसिडर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। तो अभी कुछ कंपोनेंट्स है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। तो सबसे पहला आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द मैनेजमेंट एंड एंश्योरिंग एडहेरेंस टू
कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल। वो हर पूरा मैनेजमेंट को यही संभालते हैं, एंश्योर करते हैं क्या ये चीज, ये सभी प्रिंसिपल्स इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। फिर आता है स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स में सभी आ जाता है, इंक्लूड शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, कस्टमर, सप्लायर्स एंड कम्युनिटी। रेगुलेशंस एंड पॉलिसी, ये वो गाइडलाइंस है दैट एंश्योर्स कंप्लायंस विथ लॉज एंड एथिकल प्रैक्टिसेस, ठीक है ना। फिर आता है ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग। यहाँ पे ना जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है ना, वो इंडिपेंडेंट ऑडिट होता है इसमें, ठीक है ना। एंड रिस्क मैनेजमेंट, यहाँ पे ना बिजनेस रिस्क को आइडेंटिफाई करके फिर उसको घटाया जाता है, जितना हो सके उस बिजनेस रिस्क को घटाया जाता है। फिर आता है बेनिफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या क्या बेनिफिट्स है? एनहेंस इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, improves corporate efficiency, reduces the risk of fraud and corruption, ठीक है ना, strengthens brand reputation, facilitates access to capital। ये ठीक है ना, बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं। चैलेंजेस क्या क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में? तो सबसे पहला है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, राइट। फिर आता है रेसिस्टेंस टू चेंज। तो कभी कभी ये हमारे में भी होता है कि कभी कभी हम चेंज होने में ना हमें प्रॉब्लम होता है, या हम चेंज नहीं होना चाहते। तो ठीक कंपनीज में भी ना ऐसा होता है, जो प्रॉब्लम अराइज करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। फिर आता है एंश्योरिंग बोर्ड इंडिपेंडेंस एंड बैलेंसिंग डाइवर्स स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट। इतने सारे स्टेक होल्डर्स है तो सबके इंटरेस्ट को बैलेंस करना पॉसिबल नहीं होता है, तो ये एक तरह का चैलेंज है, राइट। अभी हम बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन सीएसआर एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो सीएसआर का फोकस किस में होता है? सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स में होता है, राइट। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फोकस किधर होता है? एथिकल एंड ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट, राइट। सीएसआर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सोसाइटल वेलबींग, कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटल वेलबींग। वेयरएज कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रोटेक्टिंग स्टेक होल्डर इंटरेस्ट। जो भी स्टेक होल्डर है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। और सीएसआर में स्टेक होल्डर कौन है? कम्युनिटी या सोसाइटी एंड एनवायरमेंट, इनके लिए ही सीएसआर किया जाता है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में स्टेक होल्डर कौन है? शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट एंड यहाँ पे एम्प्लॉय भी आ जाता है, कस्टमर भी आते हैं, फिर सप्लायर भी आते, सब आते हैं, राइट। और सीएसआर की स्कोप क्या है? ये वॉलंटरी भी हो सकता है या मैंडेटरी भी हो सकता है, डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो नेटवर्थ और जो प्रॉफिट, जो टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर या नेट प्रॉफिट, इनके जो क्राइटेरिया दिया गया है ना, इन क्राइटेरिया को अगर मीट होता है तो कंपनीज को मैंडेटरी सीएसआर को फॉलो करना होता है। तो फिर भी कभी कभी कंपनी वॉलंटरी भी सीएसआर एक्टिविटी कर देती है, राइट। तो ये ऑप्शनल होता है, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैंडेटरी होता है हर एक कंपनी के लिए, राइट। तो कंक्लूजन क्या है कि बोथ सीएसआर and corporate governance play a vital role in sustainable business growth. While CSR focus on societal contribution and corporate governance ensure ethical management and shareholder trust. दोनों मिल के ना एक होलिस्टिक अप्रोच बनाते हैं जो बिजनेस प्रैक्टिस को ना रेस्पॉन्सिबल बनाती है, जिससे उसको लॉन्ग टर्म में फायदा होता है, राइट। तो आज का सेशन यही तक था। तो आशा करता हूँ ये आज का जो सेशन है आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड किया होगा। ऐसे ही हम मैनेजमेंट के रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं यूजीसी नेट मैनेजमेंट के सिलेबस के अनुसार। तो आज का ये वीडियो यूनिट 1 का लास्ट वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो यूनिट 2 से आने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।